वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जन गण का मन टटोलते हुए इलेक्शन यात्रा आज पहुंच गई है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। और यहां क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट फेज का इलेक्शन कल है। अपनी तारीख 26 तारीख की पोलिंग के बारे में यहां जनता क्या सोच रही है, ये आपको बताऊंगा। यहां 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है, क्या उसका मथुरा भी करेगा बेड़ा पार, या विपक्ष दिखाई दे रहा है दमदार? यहां के लोगों के साथ, यहां के नेताओं के साथ चर्चा जिसका कर रहे हैं आप इंतजार, बस शुरू होने वाली है। और क्योंकि आज इलेक्शन यात्रा में हम सब मौजूद हैं, मथुरा में ब्रजभूमि में हम मौजूद हैं, तो भगवान कृष्ण के स्मरण के साथ, उनके दर्शन के साथ ही इस इलेक्शन यात्रा के आज चर्चा की शुरुआत होना चाहिए। और ये देखिए ब्रजवासी यहां मौजूद हैं जिनके बारे में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझको ये सब बहुत प्यारे हैं। तो आप सबकी तरफ से भगवान कृष्ण के लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि भगवान कृष्ण और राधिका जी खुद यहां पधार जाएं। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैया पी गए सरा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैया पी गए, धैया पी गए सरा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। और देखिए इन्हीं के बीच में से हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मेरे गानों पे थिरकाऊंगा मैं भगवान को बहुत जल्दी से। मैं एजाज अहमद। क्या बात है एजाज भाई, क्या बात। मथुरा से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री यमुना महारानी की जय। मैं कि यमुना जी का चरणों में भजन सुनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी से क्योंकि मुझे चर्चा करनी है। धामों में है धाम हमारा न्यारा ब्रज धाम रे, ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे राधे राधे श्याम रे, गलिन में गूंजे राधे राधे श्याम रे। धामों में है धाम हमारा न्यारा ब्रज धाम रे, धामों में है धाम हमारा न्यारा ब्रज धाम रे, ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे राधे राधे श्याम रे, ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे राधे राधे श्याम रे, ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे राधे राधे श्याम रे। क्या बात है, एजाज भाई सुना रहे हैं। देखिए अपने मुख से ये भजन तो आप समझ सकते हैं कि ब्रज की तासीर क्या है। आदौ देवकी देव गर्भजनम गोपी ग्रहे वर्धनम मायापूत जीवताप हरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सदा पालनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। लेकिन अब इन मेहमानों से मिल लीजिए, ब्रज भूमि का आपने एहसास कर लिया होगा, अनुभव कर लिया होगा। और अब उन मेहमानों से आपको मिला देता हूं जो हमारे साथ यहां आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले तो इस जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद जो हमारे पास यहां इस चर्चा के लिए पहुंची है, आपका बहुत शुक्रिया। यहां देखिए सुनील चतुर्वेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अमित जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात हमारे से शेयर करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र चौधरी जी भी। बसपा ने अपना कैंडिडेट बदला और उसके बाद एक दूसरा कैंडिडेट उतारा, ये कंफ्यूजन था या असल में ये श्योरिटी है जिसकी वजह से ऐसा किया गया, उनसे हम जानेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ यतेंद्र मुकादम जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सुनील जी, क्या दिखाई दे रहा है, सब आसान है या इस बार चैलेंजेस हैं? अब भी कोई कसर रह गई है दिनेश जी, अब भी कोई कसर रह गई है।
2019 के परिणाम ने 2022 के परिणाम ने बता दिया है। 2024 का लक्ष्य भी तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करेगी और इस जनता के दम पर करेगी। जब आप ये कह रहे हैं तो हम एक एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज भी सुनते हैं कि जब कोई सत्ता में रह जाता है जी तो लोगों को ऊब हो जाती है, लोग दूसरे का परिवर्तन चाहते हैं, किसी और को मौका देना चाहते हैं। ये आप क्यों नहीं देख रहे हैं ये भी मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मथुरा के संदर्भ में रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। ब्रज की गलियों में कान्हा के रंग, आस्था के आंचल में लिपटी मथुरा और भक्तों में उमंग। जन्मभूमि का मंदिर हो या फिर मथुरा की गलियां, श्री राधे कृष्ण यहाँ कड़कड़ में चमकते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से कुरुक्षेत्र की रणभूमि, सत्य के दमन के विरुद्ध धर्म युद्ध का संदेश देने वाले कृष्ण की नगरी में इस बार के चुनावी महासंग्राम का अंजाम क्या होगा? मतदाताओं का मन टटोलने नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है मथुरा। इस बार बीजेपी की हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने मुकेश घनगर तो बीएसपी ने सुरेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी को इस रण क्षेत्र में पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम और काम पर भरोसा है। बीजेपी का पूरा फोकस मथुरा पर है। मोदी सरकार कॉरिडोर बना रही है तो योगी सरकार ने भी करोड़ों का पैकेज मथुरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तय किया है। बीजेपी अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी की बात करती आई है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अखिलेश खुद को कृष्णवंशी बताते आए हैं, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी पर कृष्ण वाटिका और ज्ञानवापी में ताला लगाने का आरोप लगाती रही है। हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। राम मंदिर और सनातन का मुद्दा उठाकर बीजेपी हर जगह विपक्ष पर हमलावर है। आज सीएम योगी ने चुनावी रैली में इसी मुद्दे पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं। इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया, महीनों महीनों दंगा होता था। आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा हमने कहा भी नहीं, सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। विकास के साथ साथ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद भी अहम मुद्दा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कई सियासतदान मंदिर बनाने के रास्ते पर रोड़े अटकाते रहे। कोर्ट में मामले को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम भी होता आया है। फिलहाल ये मामला अब कोर्ट में है। ऐसे में सवाल है कि धर्मनगरी मथुरा की जनता अब की बार किसी अपना सांसद चुनेगी, किन मुद्दों पर वो वोट करेगी। तो चलिए इलेक्शन यात्रा में सीधे जनता का मन टटोलते हैं और जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनावों में ब्रजवासियों का मूड क्या है। प्रदीप चौधरी जी, ताले भी लगवाए समाजवादी पार्टी ने और कर्फ्यू भी लगाया। अब सब ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक चलेगा। जितना जल्दी जनरेटर बिजली नहीं बनाता उससे ज्यादा तेज भाजपा झूठ बनाती है। आपको बता दूं दिनेश जी, ये सब जनता नौजवान खड़े हैं। 83 लोग नौजवान देश में बेरोजगार है, अपनी नौकरी की तलाश में हैं। कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है।
नौजवान को नौकरी चाहिए। ईश्वर को तो हम हृदय से मानते हैं, दिल से मानते हैं। भगवान राम भी हमारे हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। और ये मथुरा नगरी है, कृष्ण की नगरी भी है और रसखान की नगरी भी है। नहीं तो इसमें, और अभी एजाज भाई ने गाना गाया, यही तहजीब है मथुरा वृंदावन की। और ये भारतीय जनता पार्टी इसी तहजीब को तोड़ना चाहती है, नहीं उन्होंने जो आरोप मिजाज को लगाया तोड़ना चाहती है कि काशी हो या मथुरा, यहाँ कृष्ण वाटिका में भी ताला लगाया बिना किसी कारण के, बगैर किसी आदेश के। मैं बता रहा हूँ ना आपको, राम मंदिर की कानूनी लड़ाई चली और न्यायालय से न्याय मिला। किसी सरकार की बापोती नहीं है और न ही किसी सरकार ने उस मंदिर का निर्माण कराया है। न्यायालय सरकार से बड़ा होता है। कोर्ट की प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को ऐतराज नहीं है। किसी व्यक्ति ने उस प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रत्येक धर्म के लोगों ने अक्षर से उस न्यायालय के आदेश का पालन किया और मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार का दायित्व है रोजगार देना, नौकरी देना, गरीब को मकान देना, छात्र को शिक्षा देना, किसान को उसका वाजिब फसल का मूल्य देना। आज 700 किसान दिल्ली में मर गए और बात मंदिर मस्जिद की करती है। बात करनी चाहिए कि तो क्या मंदिर आस्था लोगों के मुद्दे हैं कि नहीं चुनावों में, जरा ये भी समझूंगा। आपने अपनी बात कह ली, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि भाजपा जनरेटर से भी तेज झूठ बोलती है क्या? ये अमित जैन जी से जानना चाहता हूं। देखिए, प्रदीप जी जो कह रहे हैं असत्य कह रहे हैं। भाजपा हमेशा विकास की बात करती है। माइक को करीब रखिए मुंह के जी। भाजपा हमेशा विकास की बात करती है। भाजपा कभी भी डिवीजन की बात नहीं करती। भाजपा कभी भी डिवीजन की बात नहीं करती। भाजपा हमेशा विकास के मुद्दों की बात करती है। भाजपा ने 2014 में हमारा देश विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था। 2014 के बाद में आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये भी आने वाले समय में ये भी जनरेटर चल रहा है। हमारा देश नहीं जनरेटर चल रहा है क्या? पहली तीसरी अर्थव्यवस्था में एक होगा। क्या भारत 2014 में कितना कर्जदार था? आज भारत में कितना कर्ज है ये बताएं इसी मंच से। आज 2.5 लाख हजार करोड़ मैं बता दूं भारत है और 2014 प्रदीप जी की आदत करोड़ का था। एक तो प्रदीप जी के संस्कार आपको अभी थोड़ी देर पहले देखने को मिले होंगे कि किसी के बाप ने नहीं बनाया। हम कहते हैं हमारे बाप ने कब बनाया? मंदिर क्योंकि इनके नेता जिस भाषा को बोलते हैं ना, उसी भाषा को ये बोलते हैं। मंदिर के आदेश से बनाया कोई, ये मंदिर को राम भक्तों ने बनाया है, लेकिन उसका माध्यम हम बने। मंदिर को राम भक्तों ने बनाया और कृष्ण मंदिर को भी कृष्ण भक्त बनाएंगे। कोर्ट का निर्णय आने के बाद कृष्ण भक्त बनाएंगे। नहीं तो दूसरी बात, एक बात ये बताइए कि धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, आस्था से जुड़े हुए मुद्दे कितने बड़े मुद्दे हैं इस देश में। एक दूसरे जो ये कहा जा रहा है महंगाई बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं किस तरफ क्या धर्म के आवरण में ये मुद्दे हटाए जा रहे हैं। मुद्दा नहीं है सनातन। पहले जब कावड़ यात्रा निकलती थी तो लोगों पे ईंट पत्थर बरसाए जाते थे। आज कावड़ यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं। कोसी में कितना बड़ा आतंकियों का हमला हुआ, लोगों को घर में घुस के मारा, बहन बेटियों को मारा और आजम खान के सरकार के मंत्री ने कह दिया कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले ये होता था। आज हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बन के इस देश में रह रहा है। आज भाई भाई बन के इस प्रदेश में रह रहा है। मैं जरा महेंद्र चौधरी जी की बात, वैसे मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ। किसी ने मेरे को ये बोला कि यहां से या तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है या आरएलडी के प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं, बाकी समाजवादी पार्टी और बसपा को तो आप तीसरे चौथे में गिनिए। मैं जानना चाहता हूं महेंद्र जी इस बार क्या स्थिति है? 2014 से लेकर और अब तक आयोग चुनाव लड़ रहा है, एडी चुनाव लड़ रहा है और सीबीआई चुनाव लड़ रही है। चुनाव संगठन क्योंकि फैसले रास नहीं आ रहे हैं। वही जनता का फैसला रास नहीं आ रहा। बताइए, आप ये बताइए, अगर वो लड़ रहे होते चुनाव तो जनता सड़कों पे नहीं उतर आती। ये प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, संविधान वाला देश है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, इसलिए बनाया कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसका अधिकार है। कहाँ गए वो अधिकार? जब आज से 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ज्योतिषी है, इनको ईवीएम की मालूम है। 400 पार से हमने ऊपर की ईवीएम सेटिंग कर रखी है। नहीं ऐसी यही तो मालूम है। नहीं, एक बात ये बताइए कि जब कोई परीक्षा देने जाता है, मैं तो सामान्य अनुभव की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, पेपर देके आने वाले बच्चे से पूछा जाता है कि लगभग कितने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। वो अपना एक एम्बिशन लेके चलता है। क्या ये पेपर लीक जैसी बात? मैं अब जरा यतेंद्र जी को भी शामिल कीजिए। यतेंद्र जी को भी शामिल कीजिए। यतेंद्र जी को भी शामिल करते हैं। आपने शामिल किया, आपका धन्यवाद। आप शुरुआत हमेशा बीजेपी से क्यों करते हैं? आप हमेशा शुरुआत किया कीजिए जो विरोधी जो पार्टियां हैं। आप कहते हैं कि सवाल भी हम ही से पूछते हैं। आप सत्ता में भी हम नहीं है और सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। करिए कि भाजपा सत्ता में है, ठीक है, ये लोग झूठ की फैक्ट्री हैं
और इन लोगों ने, मैं समझता हूं जैसे आपने कहा, एक मिनट शांत रहिए, जैसे आपने कहा कि आपको क्या ये राह आसान लग रही है, तो इनको तो आसान लगेगी, क्योंकि इनके लिए तो झूठ की जो डगर और राह होती है वो आसान होती है। राह तो सच की, जो सच होता है उसकी राह कटिंग होती है, तो इनको तो लगेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि आस्था पे चुनाव नहीं होगा। आस्था तो, अगर सनातन की आस्था की बात करो तो सनातन की आस्था, जैसे यहां इस देश में मुसलमान सनातन धर्म में आस्था रखता है और मुस्लिम धर्म में सनातनी भी आस्था रखते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया और अपनी कुर्बानियां दी। ये लोग बिल्कुल फरेबी लोग हैं, झूठे लोग हैं और देश को गुमराह करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। मैं जनता के पास भी जाने वाला हूं, आप लोग तैयार रहेगा अपने सवालों के साथ, हाथ ऊपर करके रहिएगा ताकि मैं जल्दी से मेरी सुनिए, अगर ये आस्था की बात करते हैं तो यमुना किनारा क्षेत्र के सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने यमुना की आस्था के लिए किया। ये अपने दिल पे और हृदय पे हाथ रख के कह दें कि यमुना के लिए पिछले 10 सालों में। आपने एक बात कही, उसका जवाब लेता हूं मैं। राह जो होती है वो सच की मुश्किल होती है, आप फरेब और झूठ की राह पे चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए सब आसान है, ये कहा जा रहा है। जतेन जी जो कह रहे हैं झूठ और फरेब की राह पे चल रहे हैं, ये जनता तय करती है, ये तय करते हैं, ये जनता तय करती है और जनता फिर तय कर देगी 2024 को। 4 जून को सुनो, गुमराह करने में मैं मानता हूँ जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आता हूँ महेंद्र जी, आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। थोड़ी देर के लिए शांति से जनता की बातें भी सुनिए, बहुत जल्दी से। मैं आपसे, ये सारे नेता खड़े हुए हैं, ये सारी पार्टी के नेता खड़े हुए हैं, एक इनसे बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। किससे सवाल? सबसे क्या आप और मैं ये समझते हैं कि इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या मैं और आप समझते हैं कि महंगाई नहीं है? ये सारी चीजें होते हुए पर ये जो महंगाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यहाँ कहीं भी काम नहीं है लोगों के लिए। महंगाई का बीच का कारण बता दूं आपको, मेन, जैसे आपने ये शर्ट खरीदी, इसका टैक्स आप दे के आए, मगर जो दुकानदार जो आपसे टैक्स लिया है वो टैक्स उस गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है। ये उस चीज को कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। और जब देखिए धर्म के नाम पे जनता को बरगलाएंगे सब लोग, सुन लेना मेरी बात, जाति के नाम पे बरगलाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उनको बरगलाने के बाद महंगाई और बेरोजगारी सुनील जी दिखाई नहीं दे रही है क्या? जवाब भी लीजिए ना, लंबा सवाल मत कीजिए, छोटे सवाल कीजिए प्लीज। और मेरा मात्र एक सवाल भाजपा के नेताओं से है, डबल इंजन की सरकार मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में है, जमुना के नाम पर क्या हुआ? मथुरा के युवाओं के लिए क्या हुआ जो बेरोजगार को? यमुना की सफाई, आइए जवाब ले लीजिए। अगर बहुत लंबे सर 30 मिनट का कुल कार्यक्रम है सर। एक शब्द बोलना चाहता हूं सर। अब नक्सलवादी देख नहीं रहे, आतंकवादी देख नहीं रहे, मोदी जी के राज में 18 करोड़ लोग नए EPFO के साथ जुड़े हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी के मुद्दे पे बताने वालों को बताना चाहता हूँ, 18 करोड़ लोग जुड़े हैं। और इस समय भारत इतना हमारे, हाँ भाई साहब, ये जो बोल रहे थे कांग्रेस के और ये सपा के और ये बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर ये इतने अच्छे होते तो इनको जनता सीट से नहीं उतारती। इस बात पे गौर करते हैं क्या आप लोग? आता भाई साहब, हालात ये हैं कि विपक्षी पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, जो नाम आ रहे हैं वो बदले जा रहे हैं, तो इनको भी पता है कि मतलब करना क्या है हमें, ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। अब फिलहाल चुनावों तक कुछ तो बोलना। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, मगर इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। यमुना और बेरोजगारी पे हो जाएगा। इनका कहना यह है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे, अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो ये गठबंधन करते क्यों घूम रहे हैं? हमारे नरेंद्र सिंह जी 2nd नंबर के कैंडिडेट थे। अब की बार हेमा जी को पता था कि नरेंद्र सिंह जी MP बन सकते हैं, तुरंत गठबंधन कर लिया और नरेंद्र सिंह जी को ले गए साथ में। RLD के साथ गठबंधन की बात की जाए। मैं भाजपा की से एक बात करना चाहता हूँ। इन्होंने 400 पार का नारा दिया है। मुस्तकिम कुरैशी मेरा नाम है, MIM जिलाध्यक्ष हूँ। 400 पार का नारा दिया। इन्होंने ये नहीं कहा 400 पार सीट कर पार करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा या 400 पार गैस होगा? क्या होगा ये? 400 पार क्या होगा बताइए। देखिए, ये कृष्ण का घर है, योगी राज का जन्म स्थली है और यमुना जी कृष्ण भगवान की पटरानी है। आज 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे का आया है और 35,000 करोड़ रुपए तीर्थ विकास का आया है। आप बताइए, विश्राम घाट यमुना जी का मुख्य तीर्थ है, क्या 1 रुपया कहीं लगा है?
या किसी घाट पे इन्होंने लगाया। इन कांग्रेसियों को लगता है कि बैल अभी दूध देगा, है ना। 65 साल से इनके 40-50 सीट आ गई इनके अपने कुकरम इनको है, इनके याद आ रहे हैं। इन्होंने देश के टुकड़े कर दिए, इन्होंने लाखों हिंदुओं को मरवा दिया, उसके बावजूद भी ये उसकी बैल का दूध नजर आ रहा है। भाई साहब ने ये कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े कर रही है। सबसे ज्यादा देश के अंदर जो एक जरा यमुना के संदर्भ में आपसे जवाब चाहूंगा सलील जी। मैं आपको बता दूं दिनेश जी, यमुना जी की किताब है, हमेशा काम करती रही है। जो आप ये बताइए, दूषित मानसिकता ने हम अपने यहाँ जो पानी है, जो गंदा पानी आता है, उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यमुना जी को यमुना जी को उसका इंतजाम नहीं है। अरे पानी दिल्ली से आता है, वो पानी दिल्ली से आता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ मौजूद लोगों से भी ये जानना चाहता हूँ, ये बात सच है, यमुना जी की, गंगा जी की स्थिति हमको दिनों दिन सुधरती हुई दिखाई देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जहाँ से होकर ये नदी आती है, क्या आप उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं? क्या उन शहरों में, उन राज्यों में ये ध्यान दिया जा रहा है? ये भी समझना चाहता हूँ। अब बहुत जल्दी से जैन साहब इस पर बताइए। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूँ। अरे क्या मैं कांग्रेसी, आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब। उत्तराखंड में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी, एक एक करके आप झूठे। अरे उनसे सवाल किया, आप सुन तो लीजिए पहले। बदल के रख दिया गया। सवाल क्या है, बहुत छोटा सा पूछिए। 1976 के दौरान इमरजेंसी के समय में संविधान को बदल के रख दिया गया। 40 बार संशोधन किया। या तो आप बोलिए या स्थापना में बदलाव किया गया। अमित जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। अगर यमुना के प्रदूषण के लिए कोई दोषी है तो आप लोगों की दूषित मानसिकता उसके लिए दोषी है। तो ये 10 सालों में आपने यमुना जी को और ज्यादा दूषित कर दिया, प्रदीप चौधरी, क्या इस पर टोपी ट्रांसफर होती रहेगी? क्या इस पर टोपी ट्रांसफर होती रहेगी? केवल यमुना के मुद्दे पर टोपी ट्रांसफर होगी क्या? दिनेश जी, आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो 2 लड़के आज साथ घूम रहे हैं, वो 2 लड़के कुछ दिन पहले भी साथ घूम रहे थे, और उनकी जब सरकार थी, जवाब प्रदीप चौधरी, उस समय भी विकास कार्य कर रहे थे। वो लड़के नहीं है, एक राष्ट्रीय नेता आपको छठी का दूध आप पिलाएंगे, वो लड़के नहीं है। यतेंद्र मुखार्जी एक झटके में मिटा देंगे। उसके बाद महेंद्र जी आपको चाहता हूँ 1 लाख रुपए। बात सुनिए पहले भाई, देखो ये है भ्रमित करने वाली बात। रुको यार, अरे रुको, ये है भ्रमित करने वाली बात। मैं बात करूंगा मुद्दे की। इस बार मोदी जी लगातार गारंटी बेच रहे हैं मार्केट में। सुनिए बात, बहुत जोर की बात, लगातार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश को गारंटी दी थी कि नौजवानों 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। क्या वो धन्नू हलवाई की गारंटी थी? तुम्हें नहीं पता रोजगार नहीं मिला, तुम्हें नहीं पता रोजगार नहीं मिला। आज मुद्रा लोन योजना दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी देती है, आपको मुद्रा रोजगार नहीं मिला। चौधरी, कर रहे हो आप? प्रदीप चौधरी जी, ईपीएफओ की एक बात नीचे से कही गई थी, ईपीएफओ एनरोल करने की बात कही गई थी, ईपीएफओ के संदर्भ में बात कही गई थी, वो आपने सुनी थी क्या? मैं कह रहा हूं ना, बात सुनिए। हल्ला मचाना सब पे आता है, ये जनता सुनने के लिए आई है। क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? क्या किसान की आमदनी दोगुनी हुई? क्या काला धन वापस आया? जब 2014 में मोदी जी ने गारंटी दी, जब 10 साल में वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो मोदी की गारंटी और नहीं, तो बावजूद कोई गारंटी नहीं है। नहीं, उसके बावजूद जनता मैंडेट कैसे दे रही है भारतीय जनता पार्टी? धर्म की चाशनी, ओनली धर्म की चाशनी। अगर कोई व्यक्ति, अगर बीजेपी एक दिन में मंच पे कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात सुनिए पहले, मंच पे ये बैठे, थोड़ी देर के हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को छोड़ के कोई भाजपा का नेता डिबेट करके मांग ले, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बोलिए, अब इनको जवाब देने दीजिए प्लीज, जवाब देने। प्रदीप जी भाषण मत दीजिए, अब उनको भी सुनिए प्लीज। प्रदीप जी उनको भी सुनिए। दिनेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपने मित्र प्रदीप जी से
कि आज मैं मानता हूं बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है। सरकार के विकास कार्य की बात करें, मैं ये नहीं कहता पहले रोड नहीं थे, पहले भी रोड थे, लेकिन आज जनता सुन ले संतोष जी किसी के घर से नहीं बनता, जब भी जनता के पैसे से बनता था और आज भी जनता के पैसे से बन रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, आज पीलीभीत के लिए यहाँ से 4 लाइन का रोड बन रहा है। आज वृंदावन से मथुरा आदमी आता रोड पर 4 लाइन का रोड है। आज गोवर्धन जाता 4 लाइन का रोड है। आज मसानी से आप गोकुलेश्वर जाएंगे। आप ये बताइए बेरोजगारी की बात है, हमने बिना बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। सुनिए ध्यान से सुनिए मुकादम साहब, उनको बात पूरा करने दीजिए। आपके पास आप ये बताइए, देश में पूरे में रोडों का निर्माण हो रहा है, वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना गारंटी के मुद्रा लोन योजना में मुद्रा देने का काम किया, उससे लोग विकास कार्य नहीं कर रहे। विकास कार्य अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक और बड़ा अहम मुद्दा हमारे आपके जीवन से संबंधित। देखिए सुनिए, क्योंकि ये परेशान ला रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल? पहले और आज में क्या फर्क है, ये जानना चाहूंगा मैं आपके पास आके। सुरक्षा के विषय पर और समझाइए, सुरक्षा ये लोग परेशान क्यों हुए? क्योंकि पहले इनकी जेबें भरी जाती थी और अब सीधा पैसा जनता की जेबों में जा। पहले जेबें भरी जा रही थी। एक सेकंड महेंद्र चौधरी जी को सुनिए, इनका भी कुछ कहना है, उसके बाद जनता के पास जा रहा हूं। वृंदावन के रहने वाले सुनील चतुर्वेदी जी और बहन कुमारी मायावती जी की 2007 में सरकार थी और वृंदावन में 400 करोड़ अकेले 400 करोड़ बीएसपी ने देने का काम किया है। अकेले 400 करोड़ बीएसपी ने 2007 में दिए थे। उसकी वजह से और वृंदावन चमाचम में 5 रुपए भी इन्होंने लगाए हो। ये तो एक रोड मथुरा वृंदावन जो चमाचम है वो बीएसपी की वजह से। वो भी जानूं। ऑर्डर के ऊपर मैं आपको बहुत छोटा सा जवाब दे रहा हूँ, उसका भुक्तभोगी मैं खड़ा हूँ। 110 जी लगी हुई है मुझ पे। ये पार्क की जमीन है, वहां पर वो पार्क की जमीन एक भूमाफिया ने घेर रखी है और मैंने मिलकर और मेरे भाइयों ने मिलकर लगाया। मुझ पे 110 जी लगाई गई उस भूमाफिया से मिलकर, और मैंने तमाम कोशिश की। भूमाफिया है जी, सच बात है। ये मैं भाई उन्होंने हमने उस जमीन को बचाया भूमाफिया से, और उस दरोगा ने हम पे ही 110 जी। बीजेपी चंदा चोर। सर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा। आज से जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, 6 बजे के बाद रिश्तेदार ही रिश्तेदारों को लूट लिया करता था। अब जाइए औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इधर कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। आज आप 12 बजे भी निकल जाए बेधड़क। आपने तो आपको काफी भय है, आपकी अवस्था है, आपने तमाम तरह की सत्ताएं देखी हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हवा किधर जा रही है इस बार? हवा तो इस वक्त विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। जो लोगों को कमी है, क्या समझे, सब चीज तेजाई, महंगाई, सब पे टैक्स, हर एक चीज पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी। और वो ये कोई तरीका थोड़ी है। मथुरा के, मैंने आपसे पहले ही पूछा, मथुरा के युवाओं के लिए रोजगार पर बात क्यों नहीं होती है हर बार? आप देश प्रदेश की बातें करते हैं, मथुरा में बताइए आपने 10 साल में कौन सी फैक्ट्री लगाई, कौन सी कंपनी लगाई? मेरा नाम अल्तामुल निजाम है। मैं इन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता के रूप में यहाँ खड़े, इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जब 2013 में इनकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो वहाँ हजारों मुसलमानों ने पलायन किया था, तब इनकी सरकार थी। कोसी में जब दंगा हुआ तब भी इनकी सरकार थी, तब भी मुसलमानों ने पलायन किया। कितने ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं? आपका नाम क्या है? अल्तामुल निजाम मेरा नाम है। तो आप समझते हैं कि आज स्थितियां बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर हैं। ये पीडीए हल्ला करते हैं, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश। एक मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी जवाब दीजिए। एक सेकंड, बिके हुए कैसे प्रमाणित करें? वो आपको कहते हैं बिके हुए, आप उनको कहते हैं ये मत कीजिए। जैसे विभीषण होते हैं, हर समाज में कुछ विभीषण होते हैं। नहीं तो विभीषण तो सच का साथ देने के लिए गए थे ना, राम के पास गए थे, तो ये तो सही कर रहे हैं फिर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर वाले जो है वो रावण है? अरे भाई मैं क्या नहीं, इनको विभीषण कह रहे हैं तो आप अपने आप को रावण कह रहे हैं क्या? ये लोग नहीं है, ये भाजपा के पदाधिकारी गाजियाबाद में हज हाउस बनाया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद में जितने भी दंगे कराए, 500 से लेके 600 दंगे उत्तर प्रदेश ने झेले हैं। घर में बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी। आज ये लोग दो मिलके एक हो रहे हैं, कांग्रेस बर्बाद कर गई और समाजवादी पार्टी सिलेंडर की बात कीजिए। देखिए, अरे जो नारा है 412 वैसे ही ऐसा चंडीगढ़ में मेयर बनाया। ये पूर्ण रूप से मुसलमानी सरकार है, एक ही चक्कर है यार। देखिए मेरा सवाल बीजेपी के से है, 10 साल में हेमा मालिनी के 10 काम बताइए आप। 10 साल में 10 काम बताइए। 10 काम बताइए मेरा मैं। अरे दिनेश जी, यही बता रहा हूँ, यही सुन लीजिए दिनेश जी। हाँ,
मेरे छोटे भाई को नहीं पता होगा, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, एक बाढ़ का निर्माण हेमा मालिनी की सांसद निधि से हुआ है। सुनो, भ्रष्टाचार का अड्डा है, और सुनिए, दिनेश जी सुन लिया, दिनेश जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का गढ़ है, जो ये बता रहे हैं। इन दावों के बीच में सच्चाई क्या है मैं जनता पे छोड़ूंगा, लेकिन एक बार फिर से इन दावों के बीच में आइए, ब्रज को फिर से महसूस कीजिए, जरा ब्रज को महसूस कराइए। उससे पहले बता दूं कि हमारा ठिकाना कल क्या होने वाला है। अगला ठिकाना मैनपुरी, आगे देखेंगे आप ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। उससे पहले ब्रज को एक बार फिर महसूस कीजिए। और आज इलेक्शन यात्रा में मथुरा से इतना ही। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी की राधिका रानी, अपनी ठकुरानी की राधिका रानी।